माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और हम अब स्टार्ट कर रहे हैं हमारे जेनेटिक्स में नेक्स्ट चैप्टर को, विच इज़ व्हाट मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो अब आप बच्चों याद रखना, एक मिनट। यस, सो अभी हम थोड़ा रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वैसे तो इस चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना है कि चैप्टर 5 क्यों दिया है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इट इज़ चैप्टर 5 बिकॉज चैप्टर 1 डिलीट हो चुका है। ओके, तो चलिए क्विकली इसको बात करते हैं। एंड एक और चीज़ ध्यान रखिए, इस संडे में चैप्टर 5 मतलब लाइक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस उसका मैं एग्जाम लेने वाली हूँ, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मॉलिकुलर, अब देखिए जो भी प्रिंसिपल बताया मेंडल ने, सब कुछ बताया, ऐसे इनहेरिटेंस होता है, ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मॉलिकुलर लेवल पे ऐसे क्या मॉलिक्यूल्स हैं जो ये सब इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, जो ट्रांसफ़र होते हैं। तो उन्हीं सब की बात करने वाले हैं कि मॉलिकुलर लेवल पे अगर इसको स्टडी किया जाए तो क्या क्या प्रेजेंट होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। हम इस वाले पैरा से शुरू कर रहे हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, दे आर द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगर न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए तो दो तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए एंड आरएनए। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इनके शुगर में थोड़ा सा चेंज होता है। आगे बात करेंगे क्या होता है। दे फाउंड इन लिविंग सिस्टम। डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटीरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। आरएनए दो इट ऑल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटीरियल इन सम वायरस। जनरली आरएनए वायरस में होता है। मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर। जनरली ये एक्चुअली हमारा जो पूरा मैकेनिज्म होता है रेप्लिकेशन का, ट्रांसक्रिप्शन का, उसमें एज अ मैसेंजर ये काम करता है। आरएनए मोस्टली ऐसे यूज़ होता है, बट वायरस में ये जेनेटिक मटीरियल होता है। RNA has an additional role as well. It functions as an adapter molecule, structural, and in some cases as catalytic molecule. ये सारे functions RNA परफॉर्म करता है, याद रखना है ना। RNA हमारा जेनेटिक मटीरियल तो नहीं है, बट ये सारे फंक्शन के लिए हमें आने की RNA की रिक्वायरमेंट है। ओके, in class 11th you have learned the structure of nucleotides and the way these monomer units are linked to form the nucleic acid polymer. हम class 11th में ही देख चुके हैं, ठीक है। Now in this chapter we are going to discuss the structure of DNA, its replication, process of making RNA from DNA, genetic code that determines the sequence of amino acid in protein, the process of protein synthesis like translation, and elementary basis of their regulation. The determination of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set in a new era of genomics. ठीक है, in the last section the essentials of human genome sequential and its consequences will also be discussed. ये ओवरऑल एक चैप्टर में बताया है कि हम क्या क्या बात करने वाले हैं। Let us begin our discussion by first understanding the structure of most interesting molecule in the living system, which is what? DNA. चलिए बात करते हैं DNA के बारे में। मैं यहाँ पे आती हूँ। DNA is a long polymer of deoxyribonucleotide, मतलब कि ये एक्चुअली क्या है? It is a polynucleotide. ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आते हैं, मैंने बार बार लिख दिया है न्यूक्लियोटाइड। यस, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आते हैं और एक चेन की मैनर में अटैच होते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड बिकॉज इसके शुगर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर, है ना। एक पेयर न्यूक्लियोटाइड को हम बेस पेयर बोलते हैं, प्रेजेंट इन इट। दिस ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अ बैक्टीरियोफाज नोन एज 5174 हैज़ 5386 न्यूक्लियोटाइड। देखो ये याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आ जाता है, कहीं भी फिगर दिया हुआ है तो आप मान के चलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ बैक्टीरियोफाज नोन ओके हो गया। बैक्टीरियोफाज लैम्डा हैज़ 48502 बेस पेयर। एस्चेरिशिया कोलाई हैज़ 4.6 to 10⁶ बेस पेयर। Haploid content of human DNA is 3.32 into 10⁹ बेस पेयर। हैप्लॉइड कंटेंट बोला है। अगर इसका कंप्लीट जीनोम की बात की जाए तो इट इज़ 6.6 into 10⁹ बेस पेयर, है ना। डिप्लॉइड कंटेंट की, होल जीनोम की बात की जाए। ओके, तो ये तो है पूरा जीनोमिक कंटेंट हो गया, किस किस में कितना कितना होता है वो हमने बात करी है। अब बात कर लेते हैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, लेट अस रिकैपिटुलेट द केमिकल structure of a nucleotide change और DNA और RNA. A nucleotide has 3 components. सबसे पहले ध्यान रखिए 3 component का बना होता है। नाइट्रोजनस बेस, अ पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर मतलब क्या? 5 कार्बन का शुगर, लाइक राइबोज इन केस ऑफ RNA एंड डीऑक्सीराइबोज फॉर DNA। अभी बात करेंगे इसके बारे में। एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, दे आर
टू टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? प्यूरिन जिसमें आ जाता है एडेनिन गुआनिन, एंड पायरिमिडिन जिसमें आ जाते हैं साइटोसिल, यूरासिल एंड थाइमिन। ये यूरासिल कहाँ आता है? ये आरएनए में आता है जो थाइमिन को रिप्लेस करता है। ओके, साइटोसिस कॉमन फॉर बोथ आरएनए डीएनए, थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थाइमिन, जो अभी मैंने आपको बताया। A nitrogenous base is linked to the OH of one carbon of pentose sugar। अब देखिए, इसको देखने से पहले मैं पेंटोस शुगर बता रही हूँ, ठीक है। पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। एक्चुअली ये बुक आपको एज्यूम करके चल रही है कि आप इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट? कहाँ पर? 11th क्लास में। ये 1 नंबर का कार्बन है, 2 नंबर का कार्बन, 3, 4 नंबर। ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है? HOH, ठीक है। यहाँ पे भी HOH, बट इन केस ऑफ डीएनए क्या प्रेजेंट होता है? ओनली H प्रेजेंट होता है, OH नहीं होता, इसलिए ही इसको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी बोलते हैं। और अगर राइबोस की स्ट्रक्चर बनाई होती तो यहाँ पे OH ही प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ आरएनए। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। ओके, यहाँ पे फिर वापस आ गया HOH, है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। तो फिफ्थ नंबर का कार्बन देखिए, 1 नंबर कार्बन, मैं इसको रेड से मार्क कर देती हूँ, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर, 4 नंबर एंड दिस इज 5 नंबर कार्बन। 5 कार्बन का बना है, इसलिए इसको हम पेंटोस शुगर बोलते हैं। और ये इस तरह से अरेंज हो रहा है। अब देखिए वो बोल क्या रहा है? अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू OH ग्रुप ऑफ फर्स्ट कार्बन पेंटोस शुगर थ्रू अ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब होता क्या है ना, मैं इसको रब कर देती हूँ जरा। यहाँ पे बाइंड कैसे होता है? इसके 1 नंबर के कार्बन से ये OH ग्रुप हटता है, मतलब इससे बाइंडिंग होती है, और यहाँ पे क्या हो जाता है? एक नाइट्रोजिनस बेस अटैच हो जाता है, ठीक है। देखिए वही बोल रहा है, OH ग्रुप ऑफ 1 नंबर कार्बन पेंटोस शुगर। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और लिंकेज, है ना। तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड, बिकॉज अब ये क्या कहलाए? दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। मतलब क्या? न्यूक्लियोसाइड बनता है शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस जब अटैच हो जाते हैं तो उससे जो यूनिट बनती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ओके, अब न्यूक्लियोसाइड तो मतलब क्या? एडेनिन अगर अटैच हुआ तो इसने बनाया एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानिन ने बनाया ग्वानोसिन और डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटोडिन और डीऑक्सी साइटिडिन, यूरिडिन और डीऑक्सी थाइमिडिन, है ना। इसमें यूरिडिन डीऑक्सी नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ आरएनए का है, और डीऑक्सी थाइमिडिन में थाइमिडिन नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सिर्फ डीएनए का है, ठीक है ना बेटा। तो ये न्यूक्लियोटाइड के नाम हो गए। पहले ग्वानिन को ग्वानोसिन बोल रहे हैं हम, न्यूक्लियोसाइड बन गया जब। ओके, व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ 5 कार्बन। अब आ जाता है, देखिए यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आता है। जब ये फॉस्फेट ग्रुप आता है, एक मिनट, लेट मी शो यू विद डिफरेंट कलर। ओके, तो अब आ जाएगा यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप क्या आता है? इट अटैच विद दिस वन। फॉस्फेट ग्रुप की अगर स्ट्रक्चर बनाई जाए तो इट इज दिस H3PO4, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है? यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेता है 5 प्राइम के C कार्बन पर जो OH ग्रुप है वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालता है और यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना। यही वहाँ बोल रहा है, व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ 5 प्राइम कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज। ये जो लिंकेज होता है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर, ठीक है, समझ आया। एंड करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड। अब क्या हुआ? देखिए अब क्या हुआ, ध्यान दीजिए। ऐसा ही एक और यहाँ पे शुगर है, पेंटोस शुगर है, इसका ये 3 प्राइम OH है ना। इसको ऐसे, तो ये फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है? यहाँ 3 प्राइम OH के साथ भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकालता है और यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनाता है जिसको हमने क्या बोल दिया? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड या फिर लिंकेज। समझ आया? तो यानी कि एक एस्टर बॉन्ड यहाँ पे बन गया, एक एस्टर बॉन्ड यहाँ पे बन गया, इसको हम बोल देंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डिड यू गेट इट?
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है ना, वही वो बोल रहा है। अ करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर इज फॉर्म। टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक थ्रू 3 to 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगर ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल आ रहा है तो एक पेंटो शुगर के तो 3 प्राइम OH से बाइंड हो रहा है, और दूसरे पेंटो शुगर के 5 प्राइम से, ये 3 प्राइम वाला है, ये 5 प्राइम वाला है, अटैच हो रहा है। दो न्यूक्लियोसाइड को अटैच कर रहा है ये फॉस्फेट, एंड दिस बॉन्ड इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ऐसे ही अगेन ये अटैच कर रहा है इसके 3 प्राइम को और इसके 5 प्राइम को। तो आप देखेंगे पूरी चेन में ये जो 5 प्राइम एंड है ना, ये वाला टॉप मोस्ट का इट इज़ ऑलवेज फ्री, ये फ्री होगा। ऐसे ही जो अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड यहाँ से आ रहे हैं, अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड, तो हर बार जो आ रहा है उसमें लास्ट वाला जो होगा, जहाँ भी और बाइंडिंग नहीं होनी है, वहाँ पे हमेशा ये 3 प्राइम OH फ्री रहेगा। यानी कि एक स्ट्रैंड में हमेशा एक 5 प्राइम एंड फ्री रहेगा और एक 3 प्राइम एंड फ्री होगा। इसी को हम बोलते हैं 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। डिड यू गेट इट? ये समझ में आया? ठीक है ना। सो मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइन इन सच अ मैनर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अ पॉलीमर दस फॉर्म हैज वन एंड अ फ्री polyphosphate moiety at 5 prime end of sugar, which is referred to as 5 prime end of the polynucleotide chain. Similarly, at the other end of polymer, the sugar has a free OH of 3 prime carbon group, which is termed as a 3 prime end of the polynucleotide chain. Did you get it? ये जो मैंने बोला, ओके। तो अब आप देखेंगे कि एक तरह से क्या हो रहा है, ये शुगर है ना, फिर ये फॉस्फेट है, फिर ये शुगर है, फिर ये फॉस्फेट है, फिर ये शुगर है, फिर ये फॉस्फेट है, लाइक दिस इट इज़ गोइंग ऑन। और यहाँ से क्या अटैच हो रहा है, नाइट्रोजनस बेस, यहाँ से अटैच हो रहा है नाइट्रोजनस बेस, है ना, सब पे शुगर पे एक नाइट्रोजनस बेस अटैच हो रहा है। और ये पूरी क्या है, एक चेन है जहाँ पे ये 5 प्राइम एंड है एंड दिस इज 3 प्राइम एंड। डिड यू गेट इट? ठीक है। अब वो बोल रहा है द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर फॉस्फेट। अगर आप इसकी बैकबोन देखेंगे तो बैकबोन क्या हो गई, ये हो गई, जो किसकी बनी होती है, शुगर फॉस्फेट। तो ये एक तरह से ऐसे हो रहा है जिससे आपको नाइट्रोजनस बेस प्रोट्यूड आउट हो रहे हैं, ये सब नाइट्रोजनस बेस है ना, प्रोट्यूड आउट हो रहे हैं। एंड ये जो बैकबोन है, दिस बैकबोन इज कंसिस्ट ऑफ शुगर फॉस्फेट। समझ में आई बात ये? ठीक है। द नाइट्रोजनस बेस लिंक टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। ठीक है। In RNA, every nucleotide residue has an additional OH group present at the second position in the ribosome, as I told you, right? Also in RNA, the uracil is found at the place of thymine, 5-methyl-uracil, another chemical name of thymine. DNA as an acidic substance present in nucleus was first identified by the Friedrich Mischer. Okay, Friedrich Mischer ने in 1869 सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। ही नेम इट इज न्यूक्लियन। कहाँ से आइडेंटिफाई किया था? पस सेल से पता किया था। ठीक है, पस सेल्स में डीएनए को आइडेंटिफाई किया था और उसका नाम रखा था न्यूक्लियन। However, due to the technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of structure of DNA remain elusive for a very long period of time. वो पूरी डिटेल नहीं बता पाया। It was only 1953 that James Watson and Francis Crick, based on the X-ray refraction data produced by Maurice Wilkin and Rosalind Franklin, ध्यान रखना, मॉरिस विल्किन एंड रोज़लिंड फ्रैंकलिन ने एक एक्सरे रिफ्रैक्शन डेटा दिया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया था डीएनए का। उससे जो डेटा प्रोड्यूस हुआ, उस डेटा को किसने यूटिलाइज किया? वॉटसन एंड क्रिक ने यूज़ किया और एक मॉडल प्रोवाइड किया एंड प्रपोज अ वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. One of the hallmark of their proposition was base pairing between the two strands of polynucleotide chain. However, this proposition was also on the observation of Arvind Chargaff. अब अरविंद चारग्राफ ने भी कुछ एक रूल दिया था। अरविंद चारग्राफ ने क्या बोला? That always purine is always equal to pyrimidine. ठीक है, ये किसने बोला? चारगाफ ने बोला। चारगाफ ने बोला कि यानी कि A प्लस जी इज ऑलवेज इक्वल टू C प्लस टी, या आप बोल सकते हैं A प्लस जी अपॉन C प्लस टी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, या आप ये भी बोल सकते हैं दैट A अपॉन टी प्लस जी अपॉन C इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हमेशा यानी कांस्टेंट रहेंगे। A हमेशा मतलब प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन से बाइंड कर रहा है, तो जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरिमिडिन होंगे।
मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, आपको बोला जाता है कि एडेनिन का 20% है, फाइंड आउट ऑल अदर परसेंटेज। अब आपको टी का भी परसेंटेज पता करना है, जी का भी पता करना है, सी का भी पता करना है। आपको ये अच्छे से पता है जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, क्योंकि एडेनिन थायमिन के साथ बाइंड करता है, तो यानी थायमिन का परसेंटेज हमें पता चल गया। ओके, एडेनिन 20 है, थायमिन 20 है, तो बाकी कितना बचा? टोटल 60 बचा। इसके बाद 60 बचा, 60 को इन दोनों में इक्वल इक्वल डिवाइड कर देंगे तो जी आ जाएगा 30 एंड सी भी आ जाएगा 30%। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन चारगाफ रूल। ओके, तो उसने बोला दैट फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए द रेशियो बिटवीन एडेनिन, थायमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट इक्वल 1। ठीक है, इनके जो रेशियो है वो हमेशा इक्वल होते हैं। Now the base pairing confers a very unique property to the polynucleotide chain. They are said to be complementary to each other, and therefore if the sequence of bases in one strand is known, then the sequence other strand can be predicted. क्योंकि हमें पता है कि जहाँ A है उसके ऑपोजिट में T ही आएगा, जहाँ G है उसके ऑपोजिट में C ही आएगा। तो हमें अगर एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस पता होगी तो हम दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस अपने आप पता कर सकते हैं। Also, if each strand from a DNA, let us call it as a parental DNA, act as a template for the synthesis of new strand, the two double-stranded DNA thus produced would be identical to the parent DNA molecule. Because of this, the genetic implication of structure of DNA became very clear. Okay. अब silent features क्या बोल रहा है वो बात करते हैं। It is made of two polynucleotide chain where the backbone is constituted by sugar phosphate and the base projects inside. ये हमें पता है अच्छे से, ठीक है। दो चेन है और उसमें दो बैकबोन ये है और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बेस जो है नाइट्रोजनस बेस है वो प्रोजेक्ट इनसाइड। द टू चेन है एंटी पैरेलल, यानी कि एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये शुगर मॉलिक्यूल होते हैं ना ये ऐसे ऑपोजिट आते हैं। यहाँ पे अगर ये इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में, सो दैट दे कैन मेक बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग करने के लिए ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एंटी पैरेलल प्रॉपर्टी। ओके, इट मीन्स इफ वन चेन हैज पोलैरिटी दिस तो अदर को बोलेंगे 3 to 5 प्राइम। द बेसिस इन टू स्ट्रैंड आर पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर। ओके, सो एडेनिन फॉर्म, तो एडेनिन कितने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है। ओके, so guanine is bonded with cytosine with 3 hydrogen bond. As a result, always purine comes opposite to pyrimidine. This generate approximately uniform distance between the two strand of helix, है ना। नेक्स्ट आते हैं टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। याद रखना ये जो कॉइलिंग हो रही है ये कैसी हो रही है? राइट हैंडेड, मतलब कि ये ऐसे है तो ये राइट हैंडर। अभी इसमें तो नहीं बता पाएंगे ये कैसे है, ऐसे कॉइलिंग है, क्लॉकवाइज कॉइलिंग है। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये तो देखिए आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बता रखा है, दिस वन है ना, आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। चलिए ये जो बेस पेयर मतलब ये जो डीएनए मॉडल इन्होंने दिया हुआ है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये बहुत डेप्थ में चला गया, इसको हम बोलते हैं मेजर ग्रुप, है ना, और ये बहुत छोटा सा इसको बोलते हैं माइनर ग्रुप। ओके, एंड वन कंप्लीट टर्न जिसमें एक मेजर और एक माइनर ग्रूव होती है। दैट देखिए ये ऐसे देखिए शुरू किया एंड वापस इधर ही आ गया, है ना, मतलब कि शुरू किया और वापस इधर ही आ गया। दिस इज कॉल्ड दी वन कंप्लीट टर्न। तो इसने शुरू किया फिर वापस यहाँ आया, दिस इज वन कंप्लीट टर्न एंड इसको हम बोलते हैं पिच। क्या है? वन कंप्लीट टर्न, दिस इज कॉल्ड पिच। और एक पिच में कितने बेस पेयर है? 10 बेस पेयर है। एक पिच की लेंथ कितनी है? दैट इज 34 नैनोमीटर, या फिर आप बोल सकते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, एक पिच की लेंथ है 34 नैनोमीटर और एक पिच में 10 बेस पेयर, यानी 2 बेस पेयर के बीच की लेंथ या डिस्टेंस कितनी होगी? 34 को अगर हम 10 से डिवाइड कर देंगे वी विल गेट 3.4 नैनोमीटर, या आप बोल सकते हो ओके एक मिनट सॉरी ये रॉन्ग हो गया है, सॉरी। इट इज़ 3.4 नैनोमीटर, या फिर आप बोल सकते हो 34 एंगस्ट्रॉम। एंड यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे इट विल गेट 0.34 नैनोमीटर, और आप बोल सकते हो 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, ओके चलिए इसको ही रीड कर लेते हैं। सो टू चेन आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। ओके,
there are roughly 10 base pair in each turn. Consequently, the distance between base pair in a helix is 0.34 nanometer. Did you get it? The plane of one base pair stacks over the other in a double helix. This in addition a hydrogen bond confers stability of helical. मतलब कि सारे बेस पे एक के ऊपर स्टैक कर रहे हैं तो उसकी वजह से एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही है. इसकी वजह से ये डीएनए मॉडल स्टेबल हुआ है. ओके, compare the structure of purine and pyridine. Can you find out why the distance between two polymer chain in DNA remain always constant? क्योंकि A हमेशा T के साथ equal bonding हो रही है ना, that's why. The proposition of double helix structure for DNA and simplicity in explaining the genetic implication became revolutionary. Very soon, Francis Crick proposed the central dogma in molecular biology, which states that genetic information flows from DNA to RNA to protein. यानी कि पहले रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से डीएनए को होता है, फिर डीएनए से आरएनए में बन रहा है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड थ्रू ट्रांसलेशन ये प्रोटीन में. तो इन्फॉर्मेशन कभी हमेशा ऐसी डायरेक्शन में फ्लो होती है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन. दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा, है ना. इसको ही क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉगमा. वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना. ओके, ठीक है. एक इन्फॉर्मेशन बस होती है, रिवर्स भी होती है कि आरएनए से डीएनए भी बनता है. इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. इसमें आरटी एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट आपको एक बताया है. ओके, एक और चीज़ ध्यान रखना है, दो जो स्टैंड इन दोनों के बीच का डायमीटर जो होता है वो कितना होता है? इट इज़ 20 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, एक थोड़ा सा एडिशनल बता दिया है ये. सो डिड यू गेट इट? यहाँ इस तरह से ये बाइंडिंग होती है. सो इन सम वायरस द फ्लोर, अच्छा यहाँ पे बोल रखा है इन्फॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ओके, क्लियर है? इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. एंड एंजाइम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. सो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्लास में हम इसका पैकेजिंग पढ़ेंगे और फिर उसकी हिस्ट्री भी देखेंगे. ठीक है, यहाँ तक पढ़ के रखिए. कोई भी डाउट आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. चलिए पढ़ के रखिए. टिल देयर, टेक केयर, बाय बाय.